अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो नॉवल मुझे रिक्वेस्ट करते हो ना, तो उसके साथ राइटर का भी नाम बता दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि मुझे नहीं पता है ना कि मुझे कौन सी नॉवल पढ़नी है, क्योंकि एक नाम की बहुत सारी नॉवल होती है तो पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए आप लोग जो भी नॉवल जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो राइटर के साथ बोलिएगा, ठीक है ना। अब जो नॉवल मैं पढ़ने जा रही हूँ उस नॉवल की रिक्वेस्ट मुझे की थी रेड रोज़ ने, और आई होप आप सबको नॉवल पसंद आएगा। चलिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नॉवल करते हैं अब स्टार्ट। नॉवल नेम है हुस्न जाना बाय संदल मलिक। एपिसोड 1। बहुत हल्के नीले रंग का पाँव को छूता लेकिन सादा सा फ्रॉक पहने, सफ़ेद नाजुक पाँव में 2 पट्टी चप्पल पहने, वो एक हाथ में खूबसूरत बास्केट पकड़े, दूसरे हाथ से सफ़ेद दुपट्टे को सख्ती से पकड़े वो इधर उधर देखती, छोटे छोटे कदम उठाती आज फिर इस छोटे घर इंतहाई खूबसूरत बाग के सामने आकर रुकी थी। वहाँ रोज़ की तरह आज भी कोई नज़र ना आया, मगर वो जाने क्यों बचपन से आज तक डरती थी कि एक दो बार तो माली बाबा ने पकड़ भी लिया था। अब तो वो ढेर सारे फूलों को तोड़ने के बाद बाग से काफ़ी दूर जाकर माली बाबा को आवाज़ें देती चिढ़ाती ज़रूर थी। अब तो इसके साथ साथ माली बाबा की भी आदत हो गई थी। वो इन नाजुक खूबसूरत फूल भी अपने दुश्मन को पहचान गए थे, जो सुबह होते ही अपनी एक मखसूस बास्केट लिए इन्हें तोड़ने के लिए पहुंचती हुई थी। आज तो सारे तोड़कर जाऊंगी। छोटे से सफ़ेद पेंट हुए लोहे के दरवाजे को खोलती अंदर दाखिल होते हुए वो खुद से ही बड़बड़ाई। सफ़ेद जालीदार दुपट्टा पल में खसका था इसके चेहरे से। हर रोज़ की तरह सारा मंजर एक पल को साकित हुआ था। इस हसीन मूरत को देखकर सारा मंजर जिसे पल में मुकम्मल हुआ था। हल्की हल्की हवा अब खुशी से फैल गई थी। खूबसूरत फूल जहाँ इस खूबसूरत लड़की को देखकर खिल उठे थे वहीं मुरझा भी गए थे, क्योंकि वो खूबसूरत लड़की इनको बड़े ही बेदर्दी से तोड़ देती थी। शहद रंग बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें जिन पर सियाह लंबी पलके सिया फगन थी, छोटी सी सतून नाक, कुदरती गुलाबी नाजुक लम, गुलाबी भरे भरे गाल, थोड़ी पड़ पड़ता वो काला सा तिल, कमर को छूते लंबे घुंघराले सुनहरी बाल जो सारे खुले थे, बस आगे से कुछ बालों को पीछे करके खूबसूरती से सफ़ेद रिबन लगाई हुई थी। वो 18 साला दिलनशीन सुल्तान खान अपने नाम ही की तरह बला की दिलनशीन थी। इस पर इसके खूबसूरत चेहरे पर छाई मासूमियत इसे और खूबसूरत बनाती थी, मगर उसकी शहद रंग खूबसूरत आंखों में हर वक्त शरारत रक्स करती। पूरे गांव में कोई बंदा ऐसा ना था जिसे इसने तंग ना किया हो, जिसका नुकसान ना किया हो, सिवाय हवेली के लोगों के। बचपन से अब जवानी तक इसकी आदतें पक्की हो गई थी। दिलनशीन ने एक बार फिर शहद रंग नगीनों को उठाए चारों तरफ देखा, और फिर किसी को ना पाकर जल्दी जल्दी वो सारे रंग बिरंगे खूबसूरत फूल बेदर्दी से तोड़ती अपने बास्केट में भरने लगी थी। कुछ झुके होने के बाद सुनहरी घुंघराली बालों की कुछ शरारे लटे आगे को इसके साथ झुकी बार बार इसके चेहरे को छेड़ रही थी। काफ़ी सारे फूल तोड़ने के बाद वो आज एक अरसे बाद बाग की पिछली साइड पर गई, जहाँ कदरे नायाब फूल लगे हुए थे। अपनी बास्केट का हैंडल बाजू में लटकाए वो आगे बढ़ गई और एक जगह आकर रुक गई जहाँ सिया गुलाब के पौधे लगे हुए थे, मगर सीहा होना चाहिए था, सीधा लिखा है। सिंहा गुलाब का कुछ गिनती के ही थे। ये बहुत कीमती होते हैं और खूबसूरत भी। न जाने कब वहाँ मालिया बाबा आए और अब इसके साथ खड़े बोल रहे थे। एक पल को वो घबरा गई, मगर फिर मुंह के मुख्तलिफ जाविये बनाए। माली बाबा, ये सिंहा गुलाब आपको कहाँ से खूबसूरत लग रहे हैं? देखिए कितना सिंहा रंग है इनका। इसे शायद इन सिंहा गुलाबों की तारीफ पसंद नहीं आई। उसकी सफ़ेद शफाफ पेशानी पर बल पड़े थे। रंग से तो कोई खूबसूरत बदसूरत नहीं होता चंदा। ये गुलाब यहाँ मौजूद हर फूल से ज़्यादा कीमती है। एक पल इसे देखते हुए वो समझाने के अंदाज में बोले, इनकी कोई भी औलाद नहीं थी। वो दिलनशीन को अपनी बेटी मानते थे, मगर इनकी इस बेटी ने तंग भी बहुत किया था। क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का? वो अब भी नहीं मान रही थी। इसके गुलाब के फूलों से नफरत थी।
ऊपर से सीहा गुलाब इसे बिल्कुल नहीं पसंद था। एक फ़ायदा है, वो झट से बोले। और वो क्या? दिलनशीन इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। खूबसूरत हमेशा खूबसूरत ही नहीं होती, कभी कभी बहुत बदसूरत रूप धार लेती है, और हमेशा ही ये फ़ायदेमंद नहीं होती। कभी कभी यही खूबसूरती हमें बर्बाद कर देती है। अब देखो, ये सीहा गुलाब तुम्हें नहीं पसंद और ये महफूज है तुमसे, जबकि वो सारे खूबसूरत फूल जो तुम्हें पसंद है, इन्हें तुम रोज़ तोड़ देती हो, मसल देती हो, ख़त्म कर देती हो। अगर जो ये सीहा गुलाब भी बाकियों की तरह चमकता दमकता होता तो तुम इसे भी मसल कर पाँव तले रोन देती, जिसे सब खूबसूरत फूलों के साथ करती हो। अब पता चला कि खूबसूरती कैसे बर्बाद करती है। इसे समझाने के अंदाज में कहते, माली बाबा ने एहतियात से इसे फूलों से दूर किया। दिलनशीन अब गौर से देख रही थी इस सियाह गुलाब को। तो क्या खूबसूरत होना गुनाह है? वो बेइख्तियार पूछ चुकी थी। माली बाबा ने उसे देखा। खूबसूरत होना गुनाह नहीं है, मगर कभी कभी खूबसूरत होने की बहुत बदसूरत सज़ा मिलती है, जैसे इन खूबसूरत फूलों को तुम देती हो। और वो जो बदसूरत फूल है वो महफूज है, क्योंकि वो खूबसूरत जो नहीं है। वो अब दोबारा फूलों को पाइप से पानी लगाने लग गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बाज नहीं आऊंगी। वो सारी बातें नज़रअंदाज करती मुंह बनाते हुए बोली। माली बाबा फकत मुस्कुरा कर रह गए थे। लोहे की दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एक पल को रुकी और अपने दाएं जानिब लगे खूबसूरत ऑरेंज कलर के फूल को हाथों में बड़ी बुरी तरह मसलती बाहर को भागी थी, हंसते हुए। उसकी खूबसूरत हंसी की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। सब्ज खेतों के दरमियान बने रास्ते पर भागती वो साथ हंसते जा रही थी। बास्केट से गिरते कुछ फूल इसके अपने ही पाँव के नीचे मसलते चले गए। जहां वो खूबसूरत लड़की हर अधूरे मंजर को मुकम्मल कर और खूबसूरत करती जा रही थी, वहीं कुछ खूबसूरत फूल इसे अपनी तरफ आता देखकर खौफजदा हो जाते। वो खूबसूरत चीज़ों को दुश्मन थी। इसके मुताबिक हर खूबसूरत चीज़ टूट जाने के लिए होती है, और वो इस बात पर पूरी तरह अमल करती है, और अपने इर्द गिर्द हर खूबसूरत चीज़ वो मसल जाती आगे बढ़ रही थी। दूर होती दिलनशीन को देखते माली बाबा ने बेइख्तियार आसमान की तरफ देखा और फिर दोनों हाथ उठाते हुए बेसाख्ता उसके लिए दुआ की। खुदा तुम्हें हर आजमाइश, हर दुख, दर्द से महफूज रखे। हाथ चेहरे पर फेरते वह अब इस रास्ते को देख रहे थे जहां से दिलनशीन गुजरी थी। वो शायद 8 साल की थी जब पहली बार वो इनके बाग में गलती से आ गई थी, घूमती घूमती। और फिर वहां फूल देखकर इसने काफ़ी सारे फूल पौधे खराब कर दिए। पहले पहल तो बहरोज़ मालिक काफ़ी गुस्सा, वो खफा हुआ, मगर फिर दिलनशीन ने रोज़ आना जाना शुरू कर दिया। वो रोज़ ही उनके फूल खराब कर जाती, और फिर अब वो 18 साल की हो गई। इन 10 सालों में इसने कोई गिन कर 10 न दिन न गाया किया था। वो रोज़ आती, और अब तो बहरोज़ माली को रोज़ सुबह सूरज के बाद दिलनशीन की सूरत देखने की पक्की आदत हो गई थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। पहले पहल तो वो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, मगर फिर दिलनशीन की सूरत में इन्हें एक बेटी मिल गई। वो इसे बेटी कहते ही नहीं थे, बल्कि वो इसे बेटी मानते थे। ये खानपुर गांव के सरपंच हैदर सुल्तान खान की हवेली का मंजर था। कई रकबे में फैली ये हवेली बाहर से जितनी कदीम लगती, अंदर से उतनी ही जदीद तरीर से बनाई गई थी। यह हवेली हैदर खान के बाप ने बनवाई। इतनी बड़ी वो खूबसूरत के देखने वाला एक पल को थम जाता। दरमियान में हवेली थी, जबकि चारों इतराफ में तरह तरह के फूलों के काफ़ी ऊंचे दरख्त थे। एक साइड पर कई गाड़ियां खड़ी थी, जिनके सामने सियाह लिबास में मबलूस वो पठानी नफूस वाले बंदे हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें लिए अलर्ट खड़े थे। एक साइड बहुत खूबसूरत फाउंटेन था, जिसके गिर्द खूबसूरत फूल लगे हुए थे। कुछ ही दूर नीले शफाफ वाला स्विमिंग पूल था। फिर कुछ ही आगे जदीद तर्ज की खूबसूरत कुर्सियां रखी गई थी। उधर ही आगे एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक रस्सी बांधी गई थी, जिसके साथ ग्रीन कलर की कांच की बोतलें उल्टी करके बांधी गई थी कुछ कुछ फासले पर। और फिर अचानक ही ठां की आवाज़ गूंजी और एक कांच की बोतल टूटती बिखरती नीचे गिर गई, चूर चूर होती। अरे वाह, एक और गई। देखा ना लाला, मेरा निशाना पक्का होता जा रहा है। वो खुशी से चहकी थी। इसके हाथों में कदरे बड़ा बंदूक पकड़ा हुआ था, जिसको वो ठाक मुश्किल से कर रही थी। वाइट शर्ट, वाइट ठीक खुले ट्राउजर के ऊपर ब्लैक हुडी पहने, सिंहा कंधे से कुछ नीचे तक आते बालों की हाई पोनी किए इन्हें वाइट पीक कैप के नीचे किया हुआ था। सिया खूबसूरत आंखें, तीखी नाक, छोटे कटाव गुलाबी लब, सुर्ख व सफ़ेद खुली खुली रंगत इसके खूबसूरत चेहरे पर खुशी रक्स कर रही थी। उसके चेहरे पर उसकी सिया छोटी आंखें बड़ी परकशिश लगती थी।
बिलाज खान ने तासिफ से अपनी पटाखा छोटी इकलौती बहन को देखा, जिसने सिर्फ मुश्किल से हाथ लगाया था बंदूक को, जबकि सारी चलाई बिलाज ने खुद थी। मगर आज खुद हैदर खान के कह दिया था तो अब आकर कोई इस बात पर कोई बात ना करने का हक नहीं रखता था, कोई भी नहीं। वो ग्रे कॉटन की शलवार कमीज पहने, बाजुओं को कहुनियों तक फोल्ड किए, सीहा बालों को माथे पे गिराए, सीहा छोटी परकशिश आंखें, अनाबी लब जो साइडों से सीहा माइल हुई, उसकी सिगरेट नोशी की कसरत से करने की गवाही दे रहे थे। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी उसकी वजाहत को और दिलकश बनाती। मुनासिबत कद काट, मजबूत कसरती वजूद, वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था। इस वक्त खोला को खौला को सामने देखते इसे अपने चेहरे पर नरमी व मोहब्बत के से तासिर थे, जो बहुत कम लोगों के लिए होते थे। उसका ज़ाहिरी वजूद जितना दिलकश था, बातिन उतना ही कड़वा। वो एक खुदगर्ज शख्स था, जो सबसे पहले अपनी बात, अपनी पसंद रखता। इसके साथ साथ इसे खूबसूरती बहुत अट्रैक्ट करती। वो हर खूबसूरत चीज़ अपना हक समझता, हाँ, मगर कुछ मखसूस लोगों के लिए वो बहुत खूबसूरत व अच्छा इंसान था। लाला कहा था ना कि एक बार आपको करते देखा और अगली बार मैं आपसे भी अच्छा निशाना लूंगी। इसको ना बोलते देखकर वो एक बार फिर बोली, जो इसकी आदत ना थी। बेजान लाड प्यार इसे काफ़ी ज़िद्दी खुद सर बना गया था। हैदर खान वो सदरा बेगम के साथ साथ वो बिलाज खान और वहाज खान की भी काफ़ी लाडली थी। कोई चीज़ इसे ऐसी ना थी जो इसकी पहुंच से दूर होती, फ़कत एक को छोड़कर। हाँ बिल्कुल, तुमसे अच्छा निशाना तो इस पूरे गांव में कोई नहीं लगा सकता। मगर खोला, हैदर खान, इस वक्त गन को मुझे पकड़ा दो। अगर ये आपके हाथ से गिर गई तो अपने नाजुक पाँव कुचले जा सकती है। इसके हाथों वो बाजुओं में झूलती गन लेते वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला था, चलने वाले जलते रहेंगे, मगर हम तो चलते रहेंगे। आपसे बर्दाश्त ही कब होगा कि आपको भी कोई पीछे छोड़ सकता है। जब भी तो इसे मुंह बनाते हुए बोल रही थी, हाथों को झाड़ती वो शेखी मारने से बाज न आई। बलाज बेटे, आपसे कितनी बार कहा है कि इसको मत बिगाड़िए इतना। अब देखिए ना, क्या ये सब इसके सीखने की चीज़ें हैं? ये लड़की है और इसके काम एक बड़ी लड़कियों वाले हैं। अब कल को इसकी शादी भी तो करनी है, तो क्या ये वहाँ जाकर बंदूकों का सहारा लेगी? इससे पहले वो कुछ बोलता, सदरा बेगम वहाँ आती अपनी 1000 बार की बोली बात आज फिर बोली जा रही थी। अम्मा साई अभी तो छोटी है, जो करना चाहती है करने दे। और फिर शादी कहाँ, अभी तो शादी नहीं। बेटे, आपके बाबा ने कोई रिश्ता बताया है? वो चाहते हैं कि खौला का निकाह हो जाए अभी। फिर रुखसती वो कुछ और ही भी बोल रही थी, मगर वो साकित की सदरा बेगम को देख रही थी। रोज तो सिर्फ वो वैसे ही कहती, आज अचानक रिश्ता। इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। रंगत जद पड़ गई चेहरे पर। कई साए आते गुजरे और फिर वो भाग गई अंदर की जानिब। गिर जो वो वहाँ खड़ी हुई होती तो यकीनन कभी खड़ी ना हो पाती वहाँ। हैरत जर्दा तो बिलाज भी हुआ था और फिक्रमंद भी। माँ साई, ये क्या कह रही है? खौला का रिश्ता ये कब हुआ और क्या ज़रूरत थी इसके सामने अभी जिक्र करने की? इनके सामने आते वो कुछ हैरत और कुछ गफ़ी से गोया हुआ, तुम इसकी फिक्र मत करो, शर्मा गई होगी। और रिश्ते की बात, हर खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता माँ साई। कुछ खामोशियाँ जब्त की गहरी कहानियाँ भी होती हैं। आपने इसके लबों की खामोशी तो महसूस कर ली, मगर जो इसकी आंखों का साकतपन था वो क्या था? माफ़ करना माई साई, अगर खौला अभी रिश्ते के लिए ना मानी तो इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। वो सपाट लहजे में कहता अंदर बढ़ा। अपनी बहन की आंखों में मौजूद साकतपन तो वो देख पाया, मगर वो वीरानी, वो अजियत जो इसकी सीहा नगीनों में रकम थी, वो बिलाज खान भी ना पढ़ पाया। पीछे सदरा बेगम तासिफ से जाता देखने लगी। सारे के सारे जिद्दी और सर फिरे मेरे ही नसीब में लिखे गए थे। फिर भी वो अंदर की तरफ बढ़ गई। उजाला, मेरे बच्चे तैयार हो गई हो? जमीला बेगम ने अंदर आते हुए उजाला को देखते हुए कहा। वो अपने सुनहरे बालों को आगे से बेंड कर बना रही थी। भूरी खूबसूरत आंखों, तीखा नाक, गुलाबी खूबसूरत होंठ, गुलाबी भरे भरे गाल, सुनहरे रंग, खूबसूरत लंबे बाल, ब्लैक शॉर्ट शर्ट के साथ ब्लैक ही पटियाला शलवार पहने वो सादगी में भी कयामत ढा रही थी। सियाह रंग इसकी सफ़ेद रंगत पर बहुत जच रहा था। इसके सुनहरे बाल कमर तक आते थे। इसके चेहरे पर छाई मासूमियत इसे और खूबसूरत बनाती थी। उसकी भूरी आंखों में एक रोज़ की निस्बत ज़्यादा खौफ जमा था। खाला जानी, अगर वहाँ कोई मसला हो गया तो? वो परेशानी से गोया हुई। अगले बालों को बैंडेज बना चुका था। नहीं मेरा बच्चा, तुम वैसे ही डर रही हो। देखो उजाला, वहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ होगी। ये सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम गाँव से आई हो, ये भी सिर्फ तुम ही जानती हो
کہ تم زیادہ لوگوں میں گھبرا جاتی ہو۔ یہ بھی صرف تم ہی جانتی ہو کہ آج تک بہت خوفزدہ ہو، ساری زندگی گاؤں میں رہنے کے بعد اب شہر آ کر یونیورسٹی جانا، یہ بھی صرف تم ہی جانتی ہو۔ میری چندا، یہ سب باتیں خود تک محدود رکھنا، کسی کو اپنی کمزوری نہ بنانا۔ اگر تم نے یہ ساری باتیں چہرے پر سجا کی یا کسی کو بتا دی تو یاد رکھنا صرف تماشا بنے گا۔ یونیورسٹی میں ہر 1000 بچے ہوں گے، کسی کو کیا پتا تم کیا محسوس کر رہی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اس کے سر سے کچھ پیسے پھیرتی اپنے سے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ڈر تو وہ خود بھی رہی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی بہت معصوم تھی دنیا کو سمجھنے کے لیے۔ جی، اس نے ہر ہاں میں ہلایا۔ سنہرے بالوں کی کچھ لٹیں اب چہرے کا طوائف کر رہی تھی۔ بیٹے، اگر کوئی بہت مخلص شخص ملا تو ایک بات یاد رکھنا، دھوکہ اسی سے ملتا ہے جو مخلص ہوتا ہے، ورنہ جو مخلص ہو ہی نہ وہ کیسا دھوکہ دے۔ بچے، تم سب سے ایک فاصلے پر رہنا۔ نزدیکیاں خوار کرتی ہیں، وہ اب بھی فکر مندی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ خالہ جانی، میں خیال رکھوں گی اور بڑے لوگوں سے بہت دور رہوں گی۔ وہ ریڈ شیفون کے دوپٹہ کندھے پر پھیلاتے ہوئے بولی۔ کاش بڑے لوگوں کے چہرے پر لکھا ہوتا کہ وہ زہریلے ہیں۔ جمیلہ بیگم دھیمی آواز میں خود سے ہی بولی، مگر اجالا سن گئی تھی۔ خالہ، اب میں جاتی ہوں، دعا کرنا اب کی اجالا کا صرف نام ہی اجالا ہے، ورنہ اسے تو دنیا کے اجالوں کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ وہ ان کے گال چومتی معصومیت سے بولی تھی۔ خدا کی نگہبان۔ وہ اس کا ماتھا چومتی بولی۔ اجالا نے ایک نظر دوبارہ خود کو دیکھا اور پھر وہاں سے نکل گئی۔ باہر کھڑی کیب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اکیلی سفر کر رہی تھی۔ ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ FSC کے بعد پڑھائی کی خواہش کے باعث اسے گاؤں چھوڑ کر شہر آنا پڑا، جہاں اس کی خالہ اکیلی رہتی تھی۔ اولاد کوئی تھی نہیں اور شوہر کا انتقال کچھ عرصے پہلے ہی ہوا تھا، تب سے وہ اکیلی سی رہ رہی تھی۔ اجالا کے آ جانے سے انہیں کچھ سکون مل گیا، مگر وہ اس کے لیے بہت فکر مند تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اجالا بہت معصوم ہے اور معصوم لوگوں کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ کیب میں بیٹھی کافی نروس ہو رہی تھی، بار بار وقت دیکھتی پھر راستہ۔ نہ جانے یونیورسٹی کتنا دور تھی، نہ جانے اس کا پہلا دن کیسا گزرا۔ پریشانی اس کے خوبصورت شفاف چہرے سے چھلک رہی تھی۔ کاش یہ آج نہ آتی، کاش آج کے دن یہ یونیورسٹی نہ آتی۔ دور کھڑی قسمت نے بہت مدھم لہجے میں وقت کے کان میں سرگوشی کی تھی اور پھر منظر ساکت ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی وہ خوبصورت باسکٹ ادھر ہی پودوں کے پاس رکھی لکڑی کی کرسی پر رکھتے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ بہروز مالی کی باتیں اب بھی اس کے دماغ پر سوار تھی۔ یہ ایک چھوٹا مگر خوبصورت گھر تھا جس میں 3 بیڈ رومز، ایک کچن اور آگے بس تھوڑا سا صحن تھا۔ ایک کمرہ اس کے اور اجالا کے استعمال میں تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اجالا شہر جا چکی تھی آگے پڑھنے کے لیے۔ چونکہ دل نشین کو شوق نہیں تھا جب بھی وہ نہیں گئی۔ دوسرا کمرہ معراج خان کے استعمال میں تھا، جبکہ تیسرا اور آخری کمرہ مہمانوں کے لیے تھا۔ حاتم خان اور ختیجہ بیگم کے 3 بچے تھے، مگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ زیادہ وقت نہ گزار سکے اور معراج کے 11 سال ہوتے ہی ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ تن دل نشین 6 سال اور اجالا 3 سال کی تھی۔ سب سے بڑا معراج خان، مناسب قد کاٹ، کثرتی مضبوط وجود، گریش بلو خوبصورت آنکھیں، انابی لب، خوبصورت پٹھانی نقوش، 27 سال کا ایک خوبصورت مرد تھا۔ اس کے بعد دل نشین خان، جو بالکل اپنے نام کی طرح دل نشین تھی۔ وہ کافی خوبصورت تھی، بچپن سے ہی وہ، اب تو بڑی ہو کر وہ اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی شرارتی بھی تھی، ہر کسی کو تنگ کرنا تو اپنا فرض سمجھتی تھی۔ تقریباً پورا گاؤں اس خوبصورت شرارتی لڑکی کو جانتا تھا۔ جہاں سے اسے تنگ تھے وہیں سب اسے اداس یا کسی اس کی کمی دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتے۔ شرارتوں اور تنگ کرنے کے باوجود بھی پورے گاؤں میں رونق تھی۔ دنیا داری سے دور، بے خبر وہ اپنی دنیا میں ہی مصروف رہتی اور یہی گاؤں اس کی دنیا تھی۔ اس کے برعکس اجالا کچھ ڈری سہمی سی رہتی۔ وہ دل نشین سے 3 سال چھوٹی تھی، تبھی وہ بہت زیادہ خوبصورت اور مگر شرارت سے کرنے سے یا پنگے لینے سے کچھ ڈرتی رہتی۔ اس کا ماننا تھا کہ اپنے کام سے کام ہی رکھنا چاہیے۔ وہ دل نشین کو بھی روکتی، مگر وہ سنتی کہاں تھی۔ اسے پڑھائی کا کافی شوق تھا، جبھی وہ BSc کے لیے اپنی اکلوتی خالہ کے گھر چلی گئی تھی۔ اب ادھر دل نشین اور معراج ہی رہ رہے تھے۔ لالا دروازے سے ٹیک لگائے دھیمی آواز میں بولی۔ بلیک کاٹن کے شلوار قمیض پہنے، بھورے بالوں کو ماتھے پر گرائے وہ چھوٹے سے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بازو فولڈ کر رہا تھا کہ دل نشین کی آواز سنتے اس کی طرف مڑا۔ کیا ہو گیا گڑیا؟ اس کے پاس آیا تھا وہ۔
लाला, वो ना आज बहरोज बाबा मुझे कह रहे थे कि जो फूल मैं तोड़ती हूँ वो मुझे बद्दुआ भी दे सकते हैं। खुदा ना करे। वो एकदम तड़पा। क्या सच में ऐसा होता है? लाला, मैंने तो बहुत से फूल तोड़े हैं। वो अब भी परेशान लग रही थी। ऐसी बातों को किसी खाते में नहीं लाती, मगर ना जाने क्यों आज सोच रही थी। ऐसा कुछ नहीं है दिलनशीन, बस तुम फूलों को मत तोड़ा करो, अच्छा नहीं होता है, वो मुरझा जाते हैं। तुम इन्हें इनके असल से जुदा करती हो, मसलती हो, इससे अच्छा नहीं होता है गुड़िया। माली बाबा ने भी इसीलिए कहा होगा। उसको प्यार व शफकत से देखते हुए कहा था। मगर अच्छा ठीक है, इन्हें नहीं तोड़ती। इसने 1000 बार की दोहराई बात दोहराई थी और बाहर की तरफ बढ़ी। नाश्ता वो खुद ही बनाती थी। मेरी सारी दुआएं तुम दोनों के साथ। खुदा ना करे कोई तुम दोनों को बद्दुआ दे या कोई बद्दुआ लगे तुम में से किसी एक को भी। उसको दूर किचन में खड़ा देख वो बेसाख्ता बोला। ये दोनों बहनें ही तो इसका सब कुछ थी। वो इन दोनों को किसी भी तकलीफ में नहीं दे सकता था। लाला, आ जाइए ना, आमलेट के लिए प्याज काट कर दे। मेरी आंखों को लगता है जैसे किचन में ही खड़े खड़े नाक लगाए। ये रोज का मामूल था। खाने के लिए या जिसके लिए भी काटा हो प्याज हो, वो दोनों बहनें महराज से ही कटवाती। ग्रेश ब्लू आंखें घुमाते वो एक हाथ घने बालों भूरे बालों में फेरा किचन की तरफ बढ़ा। कैब से निकलते ही कैब वाले को पैसे पकड़ाते उसने सामने शान व शौकत से खड़ी यूनी की खूबसूरत और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग की तरफ देखा। काफ़ी स्टूडेंट्स आते जाते रहे थे। कोई बहुत सादा था तो कोई इतना बोल्ड ड्रेस में कि बेसाख्ता ही उजाला ने अपना दुपट्टा सही किया था कंधे पर। उसकी भूरी आंखों में खौफ नुमाया था, मगर वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसने इधर उधर देखा और दिल बड़ा करते कदम यूनी की तरफ बढ़ा ही थे। अब जाना तो था ही, तो क्यों खड़ी सोचती रहती। यूनि में दाखिल होते ही उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा। हर तरफ गहमा गहमी थी। कोई खड़ा कह कह लगा रहा था तो कोई बातों पर इत्तफाक कर रहा था। कोई बहुत खुश था तो कोई बात बार यूनि की गेट पर नजरें गाड़े अपने साथियों के इंतजार में थे। कोई बैठे हुए थे बेंचेस पर तो कोई बातों में बुक्स ओफो बॉटल्स हाथों में थामे एक दूसरे को मार रहे भाग रहे थे। अलहरीस हर तरह के स्टूडेंट्स वहाँ थे। चूँकि वो सेमेस्टर के मैड में आई थी, जब ही रैगिंग से बच गई थी। अपने ब्लॉग तो वो देख गई थी महराज के साथ। महराज ने भी इसे यूनी से ग्रेजुएट किया था। अब वो आगे भी अप्लाई कर रहा था, मगर दूसरी यूनिवर्सिटी में। खुदाया, इतने लोग, आज ही सबने आना था। वो जल्दी जल्दी अपने ब्लॉग की तरफ जाती खुद से ही बड़बड़ा रही थी। सुनहरे लंबे बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। कुछ लटे, कुछ चेहरे का तवाइफ कर रही थी। लाल शेफून का दुपट्टा एक तरफ कंधे पर से होता जमीन को छू रहा था, जबकि दूसरा कंधे पर कॉलेज बैग लटक रहा था। हाथ में एक कोई बुक और मोबाइल पकड़े हुआ। अभी वो ब्लॉक से कुछ ही दूर थी कि अचानक ही सामने से जल्दी में आते इस फौलादी वजूद से टकराई। इससे पहले वो नीचे गिरती कि सामने वाले ने इसकी कलाई अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में लेते इसे गिरने से बचाया। पल में सारे सुनहरे बालों चेहरे पर बिखरते, पल में ही चेहरे से हटते इतराफ में फैले थे। वो भूरी खूबसूरत आंखों को सख्ती से बीज गई। वो खुद तो गिरने से बच गई, मगर हाथ में मौजूद बुक और मोबाइल गिर चुका था नीचे। धीरे धीरे उसने आंखें खोलते सामने खड़े वजूद को देखा। सुर्ख व सफ़ेद रंगत, अनाबिल सीहा माइल लब, खड़ी मगरूर नाक, सीहा परकशिश आंखें, जीन्स के ऊपर सफ़ेद बटनों वाले शर्ट जिसके ऊपर 2-3 बटन खुले उसका पूरा चौड़ा सीना नुमाया कर रहे थे। शानों से कुछ ऊपर आते बालों को पीछे छोटी सी पोनी में मुकीम किए, सीहा आंखों पर सिया ही स्टाइलिश गॉगल्स पहनी हुई थी। उसके गले में कुछ चेन्स थी और कलाइयों में भी कुछ बैंडेज पहने हुए थे। वो जो भी था बड़ा हैंडसम था। अगर जो गले से चीरता उतारता, हाँ, ओफो, चेन्स उतार देता। उफ, मेरी इसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक सी है यार। कलाइयों से वो बैंडेज उतार देता और सबसे ज़रूरी वो आंखों से वो गॉगल्स उतार देता। तो लुच्छा लफंगा, वो सोच कर ही रह गई उसके हुलिये को देखकर। वहाज खान ने एक नज़र इस खूबसूरत लड़की को और फिर अपने हाथ में इसके सफ़ेद कलाई को देखा और फिर एक झटके से इसे अपने पास खींचे सीधा खड़ा किया था। ज़्यादा ही शौक है लड़कों से टकराने का। वह बगौर इसे देखता सपाट लहजे में बोला, आह काश इसकी ज़बान भी खूबसूरत होती। वह एक बार फिर सोच कर रह गई। साथ ही बिखरे बालों को दोनों हाथों की उंगलियों से पीछे कमर पर किया।
آپ اندھے ہیں، یہ آپ کی آنکھوں پر پہنے ان سیاہ چشموں نے واضح کر دیا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ میں کوئی سٹیک بھی پکڑ لیتے تاکہ آپ سے کوئی نہ ٹکراتا۔ رک رک کر ہی صحیح، مگر وہ بات پوری کر رہی تھی۔ کہاں برداشت ہوا، پہلے ہی دن ایسی بات۔ سفید رنگت کچھ سرخ ہوئی تھی۔ وہاج نے الٹا ہاتھ چہرے پر لے جاتے آنکھوں سے گوگلز اتارے۔ حیرت سے اس کی سیاہ پرکشش آنکھیں واضح ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے اندھا کہا ہے؟ اسے صدمہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ وہ اس کے چہرے کے سپاٹ تاثر دیکھ کر پل میں گھبرا گئی تھی۔ میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ بوکھلاہٹ میں بات پوری کرتے بنا اس کی سنے وہ پل میں نیچے سے موبائل اور بک اٹھاتی کافی تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ وہاں جو اس کی چھوئی موئی سی لڑکی کی پوری کلاس لینا چاہتا تھا، اس کے یوں پل میں بھاگنے پر وہ بھی حیرت زدہ ہوا۔ اس کی سپیڈ تھی ہی اتنی کم۔ اسے اور غصہ آیا۔ چہرہ کافی سرخ ہو گیا تھا۔ ملو ایک بار، پھر بتاتا ہوں اندھا کون اور کیسے ہوتا ہے۔ دوبارہ گوگلز لگاتے وہ اس کی کافی دور ہوتی پشت دیکھتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ اسے لڑکیوں سے نفرت نہ تھی، بلکہ یوں جو لڑکیاں معصوم بنتی اسے زہر لگتی تھی۔ اسے کافی ساری ایسی لڑکیوں کو دیکھا جو پبلک میں کافی معصوم بنتی اور موقع ملتے ہی اپنے اصلی چہرے میں آ جاتی۔ اب اسے اجالا بھی کوفت ہوئی، مگر وہ اتنا فیصلہ کر ہی گیا تھا کہ اس معصوم لڑکی کی بھی معصومیت کے ڈرامے ختم کر کے ہی رہے گا جو وہ دوبارہ ملی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے جھٹ کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک لگایا۔ سر سے کیپ اتارتے اس نے دور اچھالی۔ زور سے کھینچنے کے بعد پونی بھی کیپ سے ساتھ ہی اتر گئی۔ سیاہ کندھے پر آتے بال پل میں کھلتے منتشر ہوئے تھے۔ سفید رنگت اس وقت خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھی، نہ جانے کس احساس کے تحت۔ نہیں، میں نکاح نہیں کر سکتی۔ میں کیسے کسی اور سے نکاح کر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی میں کوئی شادی نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے مرر ڈریس کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی خود سے ہی بولے جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی سختی سے اور پھر گہرا سانس لیا تھا، مگر اندر اٹھتا اشتعال قابو نہ ہو سکا جب اس نے سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارتے سب کو پل میں نیچے گرایا تھا۔ کاسمیٹک کا سامان، مہنگی پرفیوم، موبائل، اپنی ہی فوٹو فریم، ہر چیز نیچے گری ماتم کنا تھی۔ دروازہ بار بار بجے جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی بلاج خان ہی ہوگا، مگر وہ ابھی کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جبھی دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سختی سے پکڑتے وہ ادھر ہی بیٹھتے چلی گئی تھی۔ اس کی سیاہ پرکشش آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر ضبط کے گہرے مراحل سے گزر رہی تھی۔ کمرے میں مختلف رنگ اور برانڈڈ قیمتی پرفیوم ٹوٹنے کے باعث کافی گہری خوشبو پھیل گئی تھی۔ کچھ فیس پاؤڈرز نیچے گرے بکھر گئے تھے، مگر وہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ دل و دماغ میں ایک جنگ بھی چھڑ گئی تھی۔ باہر کھڑے بلاج نے خان اب تھک کر کھڑا دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کب سے دروازہ بجا رہا تھا، مگر اس نے نہ کھولنا تھا تو نہ کھولا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ جب بھی اسے سہارے کی ضرورت ہوتی وہ خود کو ہی سہارا دیتی، مگر کسی کا لیتی نہ تھی۔ وہ باہر پریشانی سے کھڑا تھا۔ بھورے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وجہ چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، جبکہ وہ اندر فرش پر بیٹھی اب گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ آواز اتنی اونچی نہ تھی کہ باہر کھڑا بلاج خان سن سکتا، مگر کم بھی نہ تھی۔ دل نشین گڑیا، مجھے تو اب جانا ہے کام سے، تم اکیلی کیا کرو گی؟ وہ کچھ فکر مند ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ گھر پر ہی تھا اور آج جا رہا تھا۔ میں دانی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ اس نے جھٹ سے اپنی بچپن کی دوست کا نام لیا۔ ڈیپ ریڈ شارٹ شرٹ کے ساتھ ریڈ پٹیالہ پہنے، سفید دوپٹے کو گلے میں ڈالے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنہری گھنگھرالے بال آگے سے پیچھے کر کے ربن لگائے کھلا چھوڑے ہوئے تھے۔ شہد رنگ خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگائے وہ سادہ سی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ مگر دل نشین، میں پہلے بھی منع کیا تھا نا کہ دانیہ لوگ امیر لوگ ہیں اور دوستی اپنے سرکل میں کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم ادھر جاؤ۔ وہ پریشان ہوا تھا، لہجہ خود بخود کچھ سخت ہوا تھا۔ بلیک شلوار قمیض اس پر کافی جچ رہی تھی۔ بھورے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ لالا وہ بہت اچھی ہے، پلیز، دل نشین نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ اسے امیر لوگ بہت پسند تھے اور دانیہ کا شمار بھی گاؤں کے زمیندار گھرانے سے تھا، جبھی وہ اس کے پاس جانا سب سے زیادہ پسند کرتی۔
इससे हंकार भरा चली जाना। वो जानता था कि वहाँ से आने के बाद वो तरह तरह की नई फरमाइशों के साथ साथ खुद उदास भी हो जाएगी। वो अमीर नहीं थे, बस 3 वक्त का खाना हो जाता। हातिम साहब की शहर में कोई दुकान थी, वही किराए पर थी, वहीं से खर्चा पूरा होता। और अब तो वो खुद भी एडमिशन लेना चाह रहा था। ऊपर से उजाला भी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ऐसे में महंगी फरमाइश काफ़ी महंगी पड़ी थी। आज आज तक जो भी वो दोनों कहती वो बिना कुछ कहे पूरी कर देता, मगर ये वही जानता था कि वो कैसे सब पूरा करता था। शुक्रिया लाला, बहुत बहुत शुक्रिया। वो खुशी से उसके सीने से लगी थी। ख्याल रखना, वहाँ बड़े सरकार की हवेली भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरफ जाओ। वो एक बार फिर समझा रहा था। नहीं जाऊंगी, पक्का, वो जल्दी से बोली थी। वो अपनी क्लास के सामने खड़ी एक बार फिर पीछे मुड़ी, जहां दूर दूर तक कहीं भी वो जल्लाद नहीं था। उसने गहरा सांस लिया और क्लास के अंदर दाखिल हुई, मगर बिल्कुल सामने ही वहाज खान को देखती वो साकित हुई थी। कुछ पल वो सामने ही कुर्सी के बजाय बेंच पर बैठे सामने बैठे किसी लड़के की बात पर हंस रहा था। बिलाशबा वो हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगता था। सियाह गॉगल्स हाथ में पकड़े हुए थे, मगर अभी तो इसे सामने देखकर वो बौखला गई थी। ओ नो, न्यू कमर। खजस्ता ने जैसे ही दरवाजे में खड़ी इस खूबसूरत लड़की को देखा, जब भी वो चहकती वो इसकी तरफ बढ़ी। वो बहुत दोस्त बनाती थी। जहां उजाला ने अपनी तरफ आती बिल्कुल स्लीवलेस वाइट शर्ट के साथ डार्क ब्लू फ्लिपर पहने गोल्डन डाई बालों की पोनी किए खूबसूरत चेहरे वाली लड़की को आता देखा। वहीं बहाज खान के साथ साथ कई स्टूडेंट्स मुड़े थे दरवाजे की तरफ। बहाज ने इसे देखकर दांत पीसे और फिर पुरस्कार सा मुस्कुरा दिया। हाय, आई एम खजस्ता, वह हाथ आगे बढ़ाते हुए खुश दिली से बोली। उजाला ने एक नज़र दोबारा इसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो रंग रूप में बिल्कुल पठान लग रही थी। इसके साथ ही एक और लड़की जिसने ग्रे टी शर्ट के साथ ब्लैक जींस पहने सियाह बालों को खुला छोड़े, वो भी खासी खूबसूरत थी और शक्लें वो सूरत से भी वो पठान लगी थी। आज के दिन सब पठानों ने मुझसे ही मिलना था। वो फकत सोच कर ही रह गई थी। तो खुद भी पठान थी, मगर वहाज के बाद अब इन दोनों पठानों को देखकर वो जच हुई। ये इसके ही अंदाजे थे कि वो तीनों पठान थे। थी तो वो खुद भी पठान, मगर अब ये क्या ज़रूरी था कि इसे भी सब पठान मिलते। उजाला खान वो बारी बारी दोनों से हाथ मिलाती मुश्किल मुस्कुराते हुए बोली। काफ़ी स्टूडेंट्स इसे ही देख रहे थे और वो कंफ्यूज हो रही थी। काफ़ी सफ़ेद रंगत सुर्खी माइल हो रही थी। मैं मैं गेती आ रहा, दूसरी लड़की भी मुस्कुरा कर बोली, और दोनों इसे ज़बरदस्ती अपने साथ लिए अपने बेंच पर आ गई थी। गाइस, ये है उजाला खान, अब से हमारी दोस्त। खजिस्ता काफ़ी खुश दिली से बोली थी। वहाज खान ने इसे घूरी से नवाजा। वो अपनी टीम में किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ऊपर से उजाला, इसको तो कभी नहीं। चलो ठीक है, आज से ये हमारी दोस्त हुई। तो खूबसूरत लड़की नाचिस को कबीर खान कहते हैं। वहाज को बड़ी बुरी होना चाहिए था, यहाँ लिखा है बड़ी। बुरी तरह इग्नोर करते वो खुश दिली से बोला। लो जी, एक और पठान, इसने एक बार फिर दिल में सोचा। वो पहले ही इतने बेबाक लोगों में कंफ्यूज हो रही थी, ऊपर से लड़कों से दोस्ती, और रही सही कमी वहाज खान की मौजूदगी पूरी कर रही थी। पेशानी गर्क आलूदा हो रही थी। हम चारों पठान हैं, शक्ल व सूरत में भी तुम भी पठान लग रही हो। क्या तुम सच में पठान हो? गेती ने उसको जबरदस्ती चेयर पर बिठाते हुए पूछा। इस सब में इसने एक बार भी वहाज खान को ना देखा, जबकि वहाज खान मुसलसल इन तीनों को घूर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उजाला इनके साथ हो। जी, वो फकत इतना ही बोली। एक चोर नज़र वहाज पर डाली। एन इसी वक्त वहाज ने भी उसे देखा। वो सटपटा कर भूरे नगीने झुका गई। वो कुछ पल इसे देखता रहा, फिर सर झटकते नजरों का जाविया बदला। वाह, ये तो अच्छा हो गया। उप्स, सर आ रहे हैं, जल्दी बैठो। उजाला, तुम इधर बैठो मेरे साथ। खजिस्ता मुस्कुरा कर बोलती, अचानक दूर से आते सर को देखती जल्दी से इसे अपने साथ बिठाया था। चूंकि गेती और कबीर एक दूसरे को पसंद करते थे, जब भी वो साथ बैठते क्लास में, और वहाज और खजिस्ता एक साथ, अब उजाला भी इनके साथ बैठ गई थी। बाकी सब भी सीट पर बैठ चुके थे। वो काफ़ी नर्वस हो रही थी। यूं इसके करीब बैठने पर दिल तो जैसे कानों में गूंज रहा था। पूरी जिंदगी गांव की सादा जिंदगी देखने के बाद वो एकदम से शहर के बेबाक माहौल में एडजस्ट ना हो रही थी। इसके बिल्कुल पास खाजिस्ता थी और खाजिस्ता के साथ वाहज खान। वो देखो यार, सर कितने हैंडसम है। लेक्चर के दरमियान ही खाजिस्ता सामने खड़े सर इमार को देखते हुए बोली। ये इसका रोज़ का मामूल था। वो यूं ही
हर दूसरे पर क्रश हो जाती थी, खासकर सर अमार पर। जब भी वहाज ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था, वो अपना लेक्चर नोट कर रहा था, जबकि उजाला बुरी तरह सटपटा कर रह गई। अब ये कोई तक बनती थी। इसे सुर्ख होते चेहरे के साथ सर मजीद रजिस्टर पर झुका लिया। सुनहरे बालों एक तरफ को हुए थे, काफी दिलकश लग रहे थे। उफ हो, बोरिंग लोगों को पूछो तो क्या क्यों बता रही हूँ मैं तुम्हें। वो दोनों की तरफ से मिलते ठंडे रिस्पांस पर सख्त बदमजा हुई। अब फिर खुद ही बोली, अरे यार उजाला, देखो तो सही, वो बार बार तुम्हें ही देख रहे हैं। हाय रोमांटिक। वो एक हाथ थोड़ी के नीचे रखती हसरत से बोली। एक साथ दोनों के चलते हाथ थमे, चेहरे कुछ और सुर्ख हुए। वो चेहरा उठाया और दोनों ने एक साथ ही सर को देखा। इमार सर ने भी इसी वक्त उजाला को देखा। उजाला ने घबरा कर चेहरा झुका दिया। दिल धक धक करने लगा था जोरों से, किसी और एहसास के तहत नहीं, खौफ के तहत। जबकि वहाज ने सपाट नज़र से अम्मार को देखा और फिर उजाला को, जिसका सुर्ख होता चेहरा इसे काफ़ी शिद्दत से गुस्सा दिला गया। हाथ में पकड़े पेन पर गिरफ्त काफ़ी सख्त हुई थी। इतनी बाजू की नीले रगें तनी वाज़ेह हो गई थी। उसकी सी आंखों में गजब का तासिर था। बैठना महाल हो गया। नफरत कुछ और बढ़ गई। इन सब से बेखबर खाजिस्ता अब लेक्चर नोट कर रही थी। बाकी के सारे लेक्चर के दौरान भी वहाज खान की सिलकती निगाहें खुद पर बार बार महसूस हो रही थी, और साथ ही इमार की भी। 2 नंबर लड़की, सोचा नहीं था इतनी जल्दी हाथ आ जाऊंगी। अब देखना कैसे ये तुम्हारा मासूम और खूबसूरत चेहरा बर्बाद करता हूँ। बीच उसे देखते सुलगते नफरत आलूदा लहजे में बोला। न जाने क्यों इसे ये लड़की जहर लग रही थी। बात इतनी बड़ी ना थी जितनी वो बना रहा था। वो रेड कपड़ों में मबलूस, सुनहरे लंबे घुंघराले बालों को खुला छोड़े, सफ़ेद दुपट्टा गले में डाले इधर उधर देखती जल्दी जल्दी चल रही थी। दानिया की हवेली ज़्यादा दूर ना थी, मगर फिर भी खासा रास्ता था। ये गांव के कुछ अमीर ज़मींदारों की हवेलियों का इलाका था। यहाँ आगे पीछे एक से बढ़कर एक खूबसूरत बड़ी हवेली खड़ी थी, मगर हैदर सुल्तान की हवेली के मुकाबले फिर भी कोई ना थी। आह, काश मेरी भी ऐसी ही हवेली होती। वह दूर से नजर आती सुर्ख कीमती पत्थरों वाली हवेली को देखते हसरत से बोली थी। वो अब रुक कर एक टक इस हवेली को देख रही थी जो अपनी मिसाल आप थी। इसके कुछ फासले पर दूसरी हवेलियां भी कायम थी, मगर दिलनशीन की नज़र हैदर सुल्तान की हवेली पर ही टिकी हुई थी। वह हवेली को देखते हुए ही किसी ट्रांस की कैफियत में उस तक बढ़ती जा रही थी। आज पहली बार इसने ये हवेली ना देखी थी। वो तो बचपन से ही उसे देखती आ रही थी, मगर आज तक इस तक गई नहीं थी। महराज ने काफ़ी सख्ती से इसे हैदर सुल्तान की हवेली की तरफ जाने से रोका था। ना जाने क्यों, ना तो दिलनशीन को इस तरफ जाने देता और ना ही उजाला को। शायद वो इस हवेली के मकीनों से बखूबी वाकिफ था। चलती चलती वो इसके करीब आ गई। सफ़ेद शेफून का दुपट्टा हवा के पास बार बार उड़ रहा था। उसके सुनहरी घुंघराले बाल भी उड़ते बार बार इतराफ में फैल जाते, तो कभी चेहरे पर आ जाते जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी सूरज की किरणें इसकी पड़ती उसके सुनहरी बालों को और सुर्ख व सफ़ेद रंगत को काफ़ी दिलकश बना रही थी। वाह, इतनी खूबसूरत। वह हवेली के काफ़ी करीब आ गई थी जब भी इसकी तरफ हवेली की साएं जानिब गई। साएं नहीं होगा, यहाँ होगा शायद बाएं लिखा हो, यहाँ साएं लिखा हुआ है। जहाँ छोटा मगर काफ़ी खूबसूरत बाग था, जिसका दरवाज़ा खूबसूरती से बनाया गया था लकड़ी का। अंदर काफ़ी खूबसूरत फूल लगे हुए थे, दरख्तों से साथ लगे हर रंग के गुलाब इस पूरे बाग को महका रहे थे। इसके साथ ही काफ़ी सारे फूल लगे हुए थे। इन्हें देखती वो बेइख्तियार चहकी थी। इतने सारे और खूबसूरत फूल वो अभी इतनी अच्छी हालत में इसे खुश करने के साथ साथ तंग भी कर गए। इसके हाथों में खारिश होने लगी थी। इन्हें तोड़ कर लाना था अब इसे, मगर खौफ भी था कि कोई आ न जाए। कौन आएगा इस वक्त, इतनी गर्मी है, धूप है, कोई नहीं आएगा। जल्दी से भाग आ जाऊंगी मैं इन्हें तोड़कर। दोनों हाथों से चेहरे पर आए बाल को इनसे पीछे करते हुए इधर उधर देखती खुद को ही दिलासे दे रही थी। दिमाग रुक रहा था, मगर जीत जिद्दी दिल की तरह हुई थी, और फिर इसी की हुई। वो हलक तर्क करती छोटे छोटे कदम उठाती उस लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचाई। अंदर झांक कर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। एक बार फिर पीछे देखती और अब खुदा का नाम लेती अंदर दाखिल हो गई। अब के बाकायदा कापी थी, मगर रुकी ना थी। आह, काश में भी फूल होती, इतनी खूबसूरत। वो सफ़ेद गुलाब तोड़कर हाथ में पकड़ी उसे देखते खुद से ही बोली थी, और फिर कुछ आगे बढ़ते सुर्ख गुलाब तोड़कर वो भी हाथ में पकड़ लिया। मगर नहीं, अगर मैं फूल होती तो कोई दिल नशीन आकर मुझे तो दूर दूर जाती।
दूर जाती, एक्चुअली होगा तोड़ जाती। वो खुद ही खुद से बात से डर गई और फिर वो दोनों सफ़ेद और सुर्ख गुलाब अपने दोनों हाथों कानों के पास बालों में लगा दिया एक एक। उसके सुनहरी बालों में वो गुलाब के फूल काफ़ी सुंदर लग रहे थे। वो अब आगे बढ़ रही थी और झुकते इसे वो रंग बिरंगे काफ़ी सारे फूल एक ही बार में तोड़ लिए, ऐसे कि वो काफ़ी मुतासिर हुए थे। वो झुकी हुई थी, उसके सुनहरे बाल भी एक तरफ को होते झुके हुए थे। एक दिन में भी इसे बहुत से खूबसूरत फूल अपने घर में लगाऊंगी और फिर किसी दिलनशीन को इन्हें तोड़ने ना दूंगी। वह इन्हें हाथों के प्याले में पकड़े खुद से कह रही थी। वो जानती थी कि यूं फूल नहीं तोड़ने चाहिए, मगर वो अब तोड़े बिना नहीं रह पाती। मैंने भी इन्हें लगाने से पहले यही सोचा था कि मैं इन्हें किसी दिलनशीन लड़की को छूने नहीं दूंगा, मगर दिलनशीन छू चुकी है। अपने पीछे बिल्कुल पास अनजान मर्दाना भारी गंभीर आवाज़ सुनती उसकी सिट्टी गुम हुई। वो क्लास लेकर बाहर निकले। उजाला की पूरी कोशिश थी कि वो इनसे अलग हो जाए, मगर खाजिस्ता और गीती ने एक पल को भी इसे ना छोड़ा था। इन्होंने आगे पीछे 4 लेक्चर्स लिए थे, अब पांचों भी थक गए थे। कबीर, खाजिस्ता और गीती वो बार बार इसे कोई ना कोई बात कर रहे थे जिसका वो ज़बरदस्ती जवाब दे रही थी, मगर वहाँ एक पल भी इसे ना बुलाया था। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे को जहर लग रहे थे। उजाला ने एक पल को इसे ना देखा, जबकि वो बराबर उसे देख रहा था। वो जरा नहीं जानता था कि वो इनके साथ मिले, मगर वो तीनों तो इसे भूले उजाला के साथ लगे हुए थे। उजाला, तो तुम अपने नाम की तरह बिल्कुल रोशन हो, खूबसूरत, शफाफ। वो सब अब कैंटीन में बैठे हुए थे जब गैती ने बाकायदा इसके गालों जोर से किस करते हुए कहा था। वो सटपटा गई। इसका चेहरा एक पल में सुर्ख अंगार हुआ था। इसे कहाँ आदत थी यूं बेबाकियों की। वो शर्म से सुर्ख पड़ गई थी। गैती के कहती ही वो तीनों बड़ी उसकी तरफ मुड़े थे। ओए होए, तुम उजाला, लाइक सीरियसली तुम शर्मा रही हो? ओह गॉड, तुम मुझसे शर्मा रही हो? देखो तो कितनी गुलाबी हो गई हैं। गैती हैरत से अब इसके रुखसार सुर्ख भरे गुलाबी गाल जोर से खींचते हुए बोली थी। वहां ने जब से मुट्ठियां बीची। वो ना जाने क्यों बैठा हुआ था इन सब में। उजाला को अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हाँ हाँ, सो स्वीट। खाजिस्ता और कबीर भी हंसे थे। चलो ये तो अच्छा हो गया, अब दोस्तों में एक मासूम खूबसूरत लड़की भी है, वरना तो तुम दोनों को देख देख कर बोर हो गए हैं। अब हम क्यों वहाज? कबीर ने हंसकर कहते हुए वहाज को भी घसीटा, वो जो मोबाइल निकाल चुका था। कुछ वक्त बाद तुम मासूम लोगों को असली चेहरा देख सकोगे, तब तक जितनी तारीफें करनी है कर लो। वे एक लफ्ज चबा कर बोला इसे देखते हुए। उजाला ने बेख्तियारी इसको देखते आंखें घुमाई। ये है इख्तियार हुआ। ओहो, इसमें अल्फाज में बहुत मिस्टेक है, तो पढ़ने में मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है। ये बेइख्तियार हुआ, मगर वहाज खान का गुस्सा बढ़ गया। वो पल में उठा था और फिर इनके पुकारने के बावजूद भी ना रुका था। दफा मारो इसे, इसके तो नखरे खत्म नहीं होते, हर वक्त गुस्सा नाक पर। तुम ये शोरामा ओहो, तुम ये शोरमा ट्राई करो, ज़बरदस्त होता है यहाँ का। इसे अचानक खौफजदा देखकर खुशी से बोली थी, जबकि इसके अचानक चले जाने पर कबीर इसके पीछे भागा था। पीछे वो बैठी आराम से बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, शोरमा से इंसाफ कर रही थी, जबकि उजाला कुछ खौफजदा हुई थी, मगर भूख की वजह से अब ज़्यादा ध्यान ना दे पाई। वो पल में पीछे मुड़ी। उसके सुनहरी बाल लहराते एक पल में पूरे चेहरे पर बिखरे। वो फिर पीछे हो गए। वो काफ़ी करीब खड़ा था जब इसे टकराते हाथ में पकड़े सारे फूल गिर गए। वो खुद भी मुश्किल बची थी गिरने से, और वो हैरत और खौफ से अपने सामने खड़े इस खूबसूरत शख्स को देख रही थी। ग्रे कॉटन की शलवार कमीज पहने, बाजू को कोहनियों तक फोल्ड किए, सुर्ख सफ़ेद रंगत, तीखे मगरूर नकुश, सिंहा खूबसूरत आंखें, बाल साल बाल, एक्चुअली लिखा होगा सिल्क होना चाहिए, है ना, सिल्क। सिल्क बाल जो माथे पर बिखरे हुए थे। इसकी आंखों से थोड़ा नीचे नाक पर सिंहा गॉगल्स टिके हुए थे। दोनों हाथों को पीछे कमर पर बांधे वो एक टक सामने खड़ी इस दलनशीन लड़की को देख रहा था। इसने आज तक इतना मुकम्मल हुस्न कहीं ना देखा था। वो इसको देखता रह गया। वो अभी ही हवेली से निकला था डेरे पर जाने के लिए, मगर अपने बाग में किसी लड़की को जाता देख तो पहले वो हैरत हुआ, अब फिर काफ़ी गुस्सा आया। इतनी हिम्मत किस में थी कि बिलाज खान के ज़ाती बाग में आए। इस बाग में तो वो खौला के आने से भी खफा होता था। और फिर कौन थी वो? जो भी थी, आज इसे बचना ना था। वो इसके पीछे ही आया था। इससे पहले वो इसे बुलाता, इसकी खूबसूरत आवाज़ सुनते, इसके लहराते और सुनहरे बाल देखते, वो उधर लकड़ी के दरवाजे के पास ही रुक गया। काश
मैं भी फूल होती, इतनी ही खूबसूरत। वो सफ़ेद गुलाब तोड़कर हाथ में पकड़ी, उसे देखते खुद से ही बोली थी। वो खुद से बोल रही थी और वो फसूखेज़ी में कदम उठाता उस तक पहुँच आया। वो तो इसे देखे बगैर एक पल को साकित हुआ था, मगर यूं इसे देखकर वो बिल्कुल साकित हो गया। इतना दिलकश चेहरा, खौफ से भरी वो शहद रंग, बड़ी बड़ी आंखें, वो महबूब सा हो गया था। मैंने गलती से तोड़ लिए। वो पहले मुकरने लगी, मगर फिर जल्दी से बोली थी। वो नहीं जानती थी कि वो कौन था, मगर उसकी बारह शख्सियत देखते वो पल में डरी थी। वो कुछ अब पीछे हो गई। इसकी बौखलाई सी आवाज़ सुनते वो होश में आया और चेहरा पल में सपाट हुआ। अलबत्ता सिंह आंखें चमक रही थी, न जाने क्यों। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई लड़की, तुम मेरे बाग से चोरी करो और मेरे फूलों को नुकसान पहुंचाओ? वो इसे देखते सपाट लहजे में बोला। मैंने कब की चोरी? झूठ, मैंने चोरी नहीं की। ये हैरत और गुस्से से बोलती वो झुकी और नीचे बिखरे सारे फूल उठाते हाथ में उठा लिए। आप ये ले लें, मैंने तो लौटा दिए ना। वो चोरी वाली बात शायद नहीं, यकीनन इसे बुरी लगी थी। इन टूटे हुए फूलों का मैं क्या अचार डालूं? वो कुछ गुस्से से बोला, इसकी हाथों में फूलों को देखते। वो तो आपका मसला है, आप इनका अचार डालें या चटनी बनाइए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये ले पकड़े। पकड़िए भी, बौखलाते हुए बोलती उसने हाथ आगे किए, मगर इसे ना लेता देखकर इसका बाजू से पकड़कर हाथ आगे करती वो फूल इसके हाथों पर रख गई थी। वो तो इसके नरम व मुलायम लम्स पर एक बार फिर साकित हुआ। अब के दिल जोर से धड़का था। वो बिना कुछ बोले गौर से इसको देखने लगा और फिर कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा। वो जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ रहा था, वो खौफ से पीछे हो रही थी और फिर वो इसी गुलाब के दरख्त के साथ पिन हो गई। वो बिल्कुल इसके करीब आ गया था, इतना कि वो इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर बखूबी महसूस कर रही थी। खौफ से आंखें मीचती वो गुलाबी लब दांतों तले दबा गई। जिस्म का सारा खून जैसे चेहरे पर आ गया था। गुलाल चेहरा नजर तिपल के वो एकटक देख रहा था, इसे बिल्कुल इसके सामने खड़ा। आज तक इतना दिल फरेब मंजर इसने कब देखा था? हाथ से फूल वो फेंक चुका था नीचे। इतनी हसीन। हल्के से इसके गाल को शहादत की उंगली से छूता बहुत धीरे से बड़बड़ाया। इसने एकदम आंखें खोली। वो सुन नहीं पाई थी कि इसने क्या बोला है। डर से अब इसकी आंखें नम हो गई थी। वो आई ही क्यों थी यहाँ, जब जानती भी थी यहाँ के मकीन कौन थे? मैं तो वापस कर दी आपके फूल, आप क्यों देख रहे हैं अब ऐसे? वो क्या चाहिए? वो उधर ही खड़ी खड़ी बोली, चाहने के बावजूद भी लफ्ज़ों की तोड़ फोड़ पर काबू ना पाई। एक तो वो अजनबी मर्द, ऊपर से इतना करीब, फिर गुस्से में। आज ये सारी मुसीबतें नाजिल होनी थी। इसे हंकारा भरा और फिर कुछ और करीब होते इसके सुनहरे बालों से वो दो गुलाब भी उतारते पीछे हो गया। इस दौरान इसका हाथ इसके गालों से मिस होता इसे किसी दिल फरेब एहसास से आशना करवा गया। अभी तो बस यही फूल चाहिए। वो हाथ में पकड़े सुर्ख और सफ़ेद फूल को देखते हुए बोल रहा था, दुआ करो मेरी चाहत इससे आगे न बढ़े, वरना तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब के इसने दिलनशीन चेहरे को देखते हुए खोए खोए लहजे में कहा था, मैं चाहती हूँ आप अपना बना लेना, बेशक इन टूटे हुए फूलों की चटनी या अचार। वह बेनियाजी से कहते बिना इसको कुछ बोलने का मौका दिए भाग गई। वो एकदम मुड़ा था इसको जाता देखकर। इसके सुनहरी बाल लहराए थे और फिर वो अचानक रुकी थी इस लकड़ी के दरवाजे के पास और फिर पीछे मुड़ी। हवा से कुछ बाल इसके चेहरे पर आए, जिन्हें वो पीछे कर गई। वो एक एक लम्हा कैद कर रहा था, जैसे आंखों के जरिए। वैसे ही फूल अब मेरी नज़र में आ गए हैं, इनकी हिफाजत अब पहले से भी ज़्यादा करना। हाँ हाँ, शरारत से कहते वो खुद ही कह कहाँ लगाती वहाँ से भाग गई। तुम भी अब अपनी हिफाजत पहले से ज़्यादा करना मेरी गुलाबी फूल। अभी तो लम्हे ही कैद कर रहा हूँ, कल को कहीं हुस्न जाना को ही ना कैद कर लूँ। हाथों में पकड़े फूलों को सख्ती से मसलता वो दूर होती दिलनशीन को पुष्प को देखते हुए बोला था, एक बार फिर मैं फूलों को नसीब में मसलना ही आया। न जाने क्यों हर वो शख्स फूलों को तोड़कर फिर मसल देता है जिन्हें वो नाजिल खूबसूरत फूल पसंद होती है। फूलों के पास या इन्हें तोड़ने वालों के पास इस बात का जवाब न था। टी पिंक खुली सी शर्ट जिसके ऊपर डोरेमोन बना हुआ था पहने, साथ खुला वाइट ट्राउजर पहने वो अपने कमरे से मुंसलिक बालकनी में रखे स्टाइलिश झूले पर बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। सी हाथ जोड़े, बाल खुले बिखरे हुए थे। मेकअप की दीवानी खौला ने इस वक्त जरा भी मेकअप ना किया हुआ था। वो सुबह से कमरे से ना निकली थी। बार बार अगर कोई बुला जाता तो, मगर वो तो यूं थी कि थी ही नहीं।
अब भी ना जाने कब से वो एक जगह बैठी हुई थी। गोद में रखे सफ़ेद हाथों में वो सियाह मर्दाना शॉल इसने ज़ोर से पकड़ी हुई थी। एक बार तो वापस मिल जाओ। इस शॉल को देखती अब कि वो बेबसी से बोली थी, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार देख जाओ कहीं, और कुछ नहीं चाहिए। अब कि वो बेबसी से रोने लगी। बचपन से अब तक जो चीज़ इसे चाहिए होती थी वो उसके कहे से उसके सामने होती, कभी भी इसे दूसरी बार कहना या फिर रोने की ज़रूरत ना पड़ती। और आज जब इसको इसकी मनपसंद चीज़ नहीं मिल रही थी तो वो थोड़ी सी तड़प पर माही बेआब की तरह तड़प रही थी। मगर आज वो बेबस हो गई थी। आज ना वो किसी को कुछ कह पा रही थी, ना खुद कुछ कर पा रही थी। बस ना जाने कब से रोई जा रही थी। कौन हो तुम, कहाँ हो तुम, देखो मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, आ जाओ। मुझसे ये तड़प बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वो इस शख्स के लिए तड़प रही थी जिसे इसने अपनी 21 साला जिंदगी में एक ही बार देखा था, और अब वो पागल हो रही थी इसके लिए। मगर वो इसके बाद कहीं दिखा ही नहीं। यूं हो गया जैसा था ही नहीं। बस निशानी के तौर पर इसकी शॉल अब भी खौला के पास मौजूद महफूज थी। ओफो। वाइट कॉटन की शलवार कमीज पहने, कंधे पर ऑफ वाइट शॉल डाले, वो सामने दूर दूर तक फैली सरसब्ज खेतों को देखते किसी गहरी सोच में गुम था। बाल बार बार उड़ते, कभी पीछे सर पर होते तो कभी माथे पर बिखर जाते, मगर वो बेनियाज सा दोनों हाथों को कमर पर बांधे सब सामने देखे जा रहा था। वो उजाला और दिलनशीन के लिए बहुत परेशान और उदास रहता था। बचपन में तो वो काफ़ी खुशहाली से जी रहे थे, मगर बाप के इंतकाल के बाद सब बदल गया। इनके पास सिर्फ एक छोटा सा घर और एक दुकान रह गई थी, जिससे इस महंगाई के दौर में बस ज़रूरियात ही पूरी हो पाती। और वो जानता था कि इसकी दोनों बहनों की बहुत सी ख्वाहिशात भी है। उजाला तो ज़्यादा ना बोलती, मगर दिलनशीन काफ़ी ज़िद करती हर इस चीज़ के लिए जो वो अपनी किसी दोस्त के पास देख लेती। वो काफ़ी खूबसूरत थी, शायद इसी वजह से इसकी दोस्त काफ़ी अमीर लड़कियों से थी, और इन्हें देख देख कर वो भी इनकी जैसी चीज़ें मांगती। ये नहीं था कि वो नाशुक्री करती, वो अपने हालात में खुश थी। मगर इसका कहना था, देखा लाला, एक दिन हमारे पास ये सब होगा। इसका दिल कट जाता। वो इनको हसरतों में जीता नहीं देखना चाहता था, मगर अभी तक कोई अच्छी नौकरी तो ना लगी थी। वो कोशिश कर रहा था और आगे यूनी में भी मास्टर के लिए अप्लाई किया था। वो चाहता था कि दिलनशीन भी पढ़े, मगर इसने मर मर कर एफएसी की। इसके आगे इसने तौबा कर लिया और आज महराज के लाख कहने पर भी ना मानी। उजाला को शौक था पढ़ने का, जब भी वो अब यूनी में थी। वह इसके लिए बहुत परेशान था। वो जानता था कि वो बहुत मासूम और डरपोक ना समझे, ना जाने कैसे रहती। जिस उम्र में इसके हम उम्र मौज मस्ती ज़िंदगी जी रहे थे, इस उम्र में महराज खान बिल्कुल संजीदा हो गया था ज़िंदगी को लेकर। इसकी ज़िंदगी के बस दो ही मकसद थे, जो दोनों ही अभी तक नामुकम्मल इसे तकलीफ दे रहे थे, और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अकेला मर्द कितना अकेला होता है वो जान गया था। इसे अपनी कोई फिक्र ना होती, बस दिलनशीन और उजाला की ही फिक्र खाई रहती। वो रोज़ घर जाते हुए इनके लिए कुछ ना कुछ करके जाता, और फिर वो तीनों बैठकर खाते। मगर वो जानता था कि आज दिलनशीन बहुत उदास होगी और ना जाने कौन कौन सी नई ख्वाहिश पाल बैठी होगी। उजाला छोटी थी, मगर इसके बावजूद दिलनशीन उसकी बहुत लाडली थी। वो इसे ज़रा भी तकलीफ में ना देख सकता, देख तो उजाला को भी नहीं सकता था। मैं बस सब ठीक कर दूंगा। डूबते सूरज को देखते वो बहुत धीरे से बोला था, ऐन मुमकिन है तेरे बाद में भी खुद को छोड़ जाऊं किसी रोज़ चुपके से। वो सारे यूनी के बाहर खड़े थे। वहाज की छोटी सी पौनी से बाल अब कुछ निकल गए थे। आंखों पर ग्लासेस लगाए, सफ़ेद होठ, बटनों वाली शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए, जिससे इसके मजबूत बाजू वाज़ेह हो रहे थे। एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़े वो इन चारों की बहस सुन रहा था। उजाला, तुम अपना नंबर दो मुझे, बातों के दरमियान में अचानक ही गेती ने कहा था। अच्छा। उजाला कुछ कंफ्यूज हुई। नोट करे। और फिर वो इसे नंबर बताने लगी। खजिस्ता और कबीर ने भी मोबाइल निकालते नंबर नोट किए, जबकि उजाला के बोलते बोलते वो बना कर जाहिर किया, दिखा ऐसा ही है, नंबर नोट कर चुका था, मगर किसी को भी जाहिर होने ना दिया। और फिर मोबाइल बंद करते पॉकेट में डाला। खाजिस्ता, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पर वो खाजिस्ता को देखते हुए बोला था, लो मेरी भी गाड़ी आ गई। गेती दूर से आती अपनी सफ़ेद हाइब्रिड को देखते हुए बोली थी, मैं भी चलता हूँ। मगर रुको। कबीर जीन्स की पॉकेट से अपनी हैवी बाइक की निकालते हुए बोला, एकदम रुका, हम तो सब जा रहे हैं। उजाला, तुम किसके साथ जाओगी? वो उजाला से मुखातिब हुआ। मैं वो कैब में चली जाऊंगी। वो हाथों को देखते हुए धीमी आवाज़ में बोली कि उन्होंने बमुश्किल ही सुना। कैब?
वो तीनों बेयकीनी से बोले थे एक साथ, जबकि वहाज ने एक नज़र उसको देखते फिर कुछ ही फासले पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तुम कोई कैब में नहीं जा रही हो, तुम अभी नहीं हो यहाँ, तुम्हें क्या पता रास्तों का, और हालात बहुत ख़राब है। तुम यूं अकेली नहीं जाओ, बल्कि तुम वहाज और खाजिस्ता के साथ ही चली जाओ, ये भी तुम्हारे रास्ते ही से ही जाते हैं। कबीर अब इसे देखते संजीदगी से कह रहा था। इसे वो लड़की बहुत मासूम लगी थी, वो नहीं चाहता था कि कोई नुकसान उठाए। नहीं, वो एकदम बौखलाई। मैं कैब से चुप करो और चलो मेरे साथ। गैथी तुम्हारा ड्राइवर कब से इंतजार कर रहा है। सी यू, कल मिलते हैं। वो उजाला का हाथ पकड़े जबरदस्ती पकड़कर खुद के साथ घसीटती गैती से बोली थी। गैती भी बाय कहती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। खजिस्ता, मैं चली जाऊं? चुप करो और बैठो। इसने जबरदस्ती इसे गाड़ी का बैक डोर खोलते बिठाया था और खुद भी उसके साथ बैठ गई थी। वो कब से गाड़ी में बैठा इन्हें देख रहा था। खाजिस्ता को उजाला को साथ लाता देखकर इसने बमुश्किल गुस्सा जब्त किया। वेल, स्ट्रिंग पर गिरफ्त सख्त हुई थी। वहाज, आइंदा से ये भी हमारे साथ जाएगी। इसका स्टॉप तुम्हारे स्टॉप से कुछ पहले ही है। वो आराम से बोली थी, बिना इन दोनों को घुरियों की परवाह किए। हाँ, मैं तो पैदाइशी ड्राइवर हूँ। कोई और मिला तो बना पूछे ले आना। कोई और मिला तो बिना पूछे ले आना। ओ, इसमें अलग सा ही लिखा हुआ है। सपाट लहजे में कहते इसने गाड़ी स्टार्ट की और जन से भगाते ले गया। आज्ञा कर बैठो। खजिस्ता के उतरते ही वो मुड़कर इसे देखते हुए सपाट लहजे में बोला था। पहले तो वो दोनों थी, जब वो खामोश रहा। मैं उधर ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा, आ गया हूँ। वो इसकी बात बीच में ही काट गया था। उजाला ने मासूम शक्ल बनाकर आ गया हो वो इसकी बात बीच में ही काट गया था। उजाला ने मासूम शक्ल बनाकर उस पागल को देखा, फिर दरवाज़ा अनलॉक करती बाहर निकली। हवा के झोंके से सुनहरी बाल एक पल में चेहरे पर बिखरे थे। फ्रंट डोर ओपन करती वो जल्दी से अंदर बैठी और दूसरे हाथ से बाल चेहरे और फिर गर्दन से पीछे किए। बैग गोद में रखे वो अब आराम से बैठ गई। बज़ाहिर तो नॉर्मल थी, मगर यूं अनजान मर्द के साथ अकेले बैठने से दिल में खौफ भी था। बिलाज ने एक नज़र उसे देखा। सीट बेल्ट कौन बांधेगा? इसका लहजा हुनूसर था। गॉगल्स सीहा पर कशिश आंखों से कुछ नीचे नाक पर लगाई हुई थी। उजाला ने चौंक कर पहले इसे और फिर सीट बेल्ट को देखा। मुझे नहीं बांधनी आती, उंगली मरोड़ती वो कंफ्यूज हो गई थी। वहाज ने कौफत से उसे देखा और आपके करीब झुका था, इतना कि उसके क्लोन की मखसूस खुशबू उजाला को अपने इंतहाई करीब महसूस हुई। सांसें थमी, वो शहद रंग आंखों को सख्ती से मींच गई। सफ़ेद रंगत में सुर्खी माइल हो गई। सिल्ड बेल्ट बांधते इसकी नज़र सफ़ेद शफाफ सुराहीदार गर्दन से होती इसकी चेहरे पर गई। दिल ने बिट मिस की। उसका चेहरा पहली बार इतने करीब से देख रहा था। लजरती पलकें, सुर्ख होती रंगत बार बार लबों को काटती। इसके गले में कांटे से उभरे वो पल में पीछे हुआ। जादूगरनी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो बहुत धीरे से बड़बड़ाया। दिल ना जाने क्यों तेजी से धड़क रहा था। इसके दूर होते ही उजाला ने आंखें खोली और फिर बिल्कुल शीशे की तरफ मुड़ गई। खौफ कुछ और बढ़ गया था। बाकी का रास्ता खामोशी से गुजरा। इसके बताए हुए एड्रेस पर गाड़ी रोके अब इसके उतरने का मुंतजर था। घर के गेट को देखते उजाला ने बैग पर गिरफ्त सख्त की और एक नज़र भी इसे देखे बगैर उतर गई और फिर शीशे से थोड़ा सा अंदर झांकी। वहाँ जो उसे देखने की बजाय सामने देख रहा था, मगर वो जानता था कि वो रुकी है। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आना चाह रही थी। वो तो खाजिस्ता ज़बरदस्ती ले आई। एंड थैंक्स, आप मुझे ले आए। वो कुछ झिझकते ही सही मगर बोल गई थी। अंदर बैठकर बोलने की हिम्मत तो थी नहीं। और फिर बिना इसे देखे वह जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। इसका बड़ा सा रेड दुपट्टा एक तरफ से होता ज़मीन को छू रहा था। सुनहरी बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। डरपोक जादूगरनी। उसको गेट से अंदर होता देखकर वो एक बार फिर बड़बड़ाया और ग्लासेस सेट करते गाड़ी जन से भगा लेकर गया। रात के साए सारी बस्ती को अपनी लपेट में ले गए थे। जब महराज घर में दाखिल हुआ, ऑफ वाइट शॉल कंधे पर थी, जबकि भूरे बाल बिखरे से थे माथे पर। इन तीनों के बाल बहुत खूबसूरत थे और आंखें भी बिल्कुल पठानों जैसी। दिलनशीन और उजाला की तो शहद रंग थी, जबकि महराज की ग्रे आंखें जो इसके वजीही चेहरे पर बहुत खूबसूरत लगती थी। रोज़ की तरह आज भी इसके हाथ में कुछ शॉपर थे, जिन्हें लिए वह अंदर दाखिल हुआ। दिलनशीन इसने शॉपर किचन में रखते उसे पुकारा और शॉल कंधे से उतारते साइड पर चेयर पर रखी और बाजू फोल्ड किए। आ गई लाला। वो जल्दी से बाहर निकली, सफ़ेद खुली शर्ट के साथ
बेबी पिंक ट्राउजर पहने, आधे सुनहरी बालों को कैचर में बांधे, बाकी के खुले थे। वो हर वक्त काफ़ी खूबसूरत लगती थी। आ जाओ गुड़िया, तुम रोटी डाल लो, फिर खाना खाते हैं। वो उसे देखते ही दिल में इसकी नज़र उतारते वो मोहब्बत से बोला, ठीक है, आप जल्दी से फ्रेश हो ले, फिर जल्दी आइए। मैंने आपको बताना है कि आज क्या हुआ है, और आप अगर साथ सलाद भी काटे। अब जाइए भी। वो फ्रिज से आटा निकालते साथ साथ बोल रही थी। अच्छा, मैं आता हूँ, वो कहते से बाहर निकल गया। हैदर हवेली में इस वक्त बड़े से खूबसूरत डाइनिंग टेबल पर काफ़ी खामोशी छाई हुई थी। सरबराही कुर्सी पर बैठे सफ़ेद कॉटन के सूट में मगरूर सख्त नकुश के मालिक हैदर सुल्तान बैठे थे, जबकि दाएं जानिब पहली कुर्सी पर दादी और फिर इसके साथ फौजिया बेगम और उसके साथ हानिया बेगम बैठी हुई थी, जबकि दूसरी जानिब पहली कुर्सी पर ग्रे कॉटन के सूट में मबलूज, बाजू को कोहनियों में तक फोल्ड किए, बालों को नफासत से सेट किए बिलाज खान संजीदगी से बैठा था, जबकि इसके साथ की दो कुर्सियां खाली थी। फिर वाइट शर्ट ब्लैक जीन्स पहने खूबसूरत नकुश का मालिक मोमिन खान और इसके साथ पर्पल शॉर्ट फ्रॉक के साथ कैपरी पहने, सिया कंधों तक आते बालों को करल किए, कुछ डार्क मेकअप में पलूशा उर्फ परी बैठी हुई थी। फौजिया बेगम हैदर खान की चचाजाद बहन थी, मगर शादी के कुछ अरसे बाद, शौहर की वफात के बाद वो भाई के पास आ गई अपने दोनों बच्चों को लेकर, और कोई था नहीं अपना। हैदर खान को भी कोई मसला ना था, क्योंकि इनके बच्चों के नाम भी अच्छी खासी जायदाद थी, और अब वो इधर ही इनके साथ होती थी। ना ही हानिया बेगम को कोई मसला था, ना ही दादी को। इनका मानना था कि हर कोई अपना नसीब का खाता है, अगर जो वो इधर है तो मतलब कि खुदा ने उनका नसीब भी इधर लिखा हुआ है। क्या खौला नहीं जानती है कि खाने का वक्त है, हर किसी का होना लाजमी है? वो काफ़ी गुस्से से बोले। खौला इनकी लाडली बेटी थी, आखिर को छोटी और इकलौती थी, मगर वो उसूलों के काफ़ी पक्के थे। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ देर पहले वो दवाई लेकर सोई है, हानिया बेगम ने पल में कहा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। इनके चेहरे का गजब गुस्सा पल में गायब हुआ। इसकी जगह फिक्रमंदी ने ले ली। क्यों, क्या हुआ उसे? मैं देखता हूँ। नहीं, वो सो गई। अब बस सर दर्द था, वो दोबारा बोली। बाकी सब खामोश थे। वो दोबारा बैठ गए। बाबा साई, अम्मा साई कह रही थी कि आपने कोई रिश्ता देखा है खौला के लिए। ग्लास लबों से लगाते ब्लाज ने बज़ाहिर सरसरी सा पूछा। बाकी सब भी अलर्ट हो गए थे, मगर खाने से हाथ कोई ना रोक पाया। हाँ, अच्छे लोग हैं, लड़का पढ़ा लिखा समझदार है, काफ़ी ऊंचा खानदान है और वारिस भी इकलौता। हमारी खौला वहाँ राज करेगी। वो काफ़ी मुतमईन नजर आ रहे थे। वो मुझसे और वहाँ दोनों से छोटी है, और अभी शादी। और अगर वो ना मानी तो ग्लास वापस रख दे। वो अब दोनों बाजुओं की कोहनियों को टेबल पर टिकाए इनसे पूछ रहा था। पहली बात कि उम्र से कुछ नहीं होता। हम तुम दोनों की शादी का भी सोच रहे हैं, और फिर अभी सिर्फ निकाह या मंगनी ही होगी। रुखसती तब होगी जब खोला के पेपर हो जाएंगे। और रही बात इसके ना मानने की, तो वो क्यों ना मानेगी? फैसला इसके बाप का है और इसे मानना पड़ेगा, वो टोक लहजे में कहते वो वहां से उठ गए कुर्सी से। माफ़ कीजिएगा बाबा साईं, मगर मैं अपनी बहन के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होने दूंगा। वो चाहे जो करे वही होगा, और ये रिश्ता नहीं चाहती है। बेहतर होगा अब इन्हें खुद मना कर दे, वरना लड़के से मैं खुद मिल लूंगा और अपने अंदाज में समझा भी दूंगा, संजीदगी से कहते। इसने नैपकिन से हाथ और फिर मुंह साफ किया और फिर उठ खड़ा हुआ। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों ही की आंखों में संजीदगी थी। इन दोनों के आपस में ज्यादा ना बनती वजह बिलाज खान था, जो काफी मगरूर होने के साथ साथ इनके हर काम से वाकिफ था, जब भी किसी खाते में ना लाता इन्हें। हाँ, अलबत्ता इनके अलावा हवेली के हर फर्द की वो दिल व जान से इज्जत करता था। हैदर खान ने सपाट नजरों से इस अपनी सबसे बड़े सपूत को देखा। वो जैसा भी था, निकला अपनी पहली औलाद था, इन्हें बहुत अजीज था। मगर बस अगर वो कुछ सुधर जाता। वो इसे ऐसा सुधारना चाहते थे, फिर बिगाड़ने की कोई ज़रूरत ना बचती, मगर वो ना सुधरा था। इसका बाप भी जिंदा है इसके फैसले करने के लिए, वो खुद अभी जिंदा है अपने फैसले करने के लिए। बच्चों को नहीं पता होता अपना अच्छा बुरा। इनका लहजा कुछ सर्द हुआ। बिल्कुल, मगर वो बच्ची नहीं है, 20 साल की हो गई है, अपना अच्छा बुरा सोच सकती है। अगर किसी ऊंच नीच भी हो जाए तो इसका भाई बिलाज खान अभी जिंदा है, इसे समझाएगा, इसका सहारा बनेगा, मगर किसी के फैसले जबरी तौर पर इस पर मुसलत नहीं होने देगा। वो जीती जागती इंसान है, दिल रखती है, जो चाहेगी वही होगा। अगर इस रिश्ता दिली तौर पर मंजूर हुआ तो मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी इसने गुजारनी है, मैंने या अपनी नहीं। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं इसे वहाज के पास शहर छोड़ाऊंगा। इसका लहजा हुनूर संजीदा था, सी आंखें कुछ गुलाबी हुई साइड से।
वो अहंकार भर कर रह गए, जबकि बिलाज अब लंबे लंबे ढक भरता निकलता चला गया। हैदर खान ने एक नज़र देखा सबको, खुद को देखते फिर भी निकलते चले गए। मुझे तो बहुत मज़ा आया, वो खीरा मुंह में डाले मज़े से बोली, जबकि वहाज का हाथ रुका था। लेकिन इस तरफ कौन सा बाग है जिस पर तुम्हारी नज़र पर गई? वो कुछ हैरत ज़दा हुआ। जहाँ का दिलनशीन बता रही थी वहाँ तो कोई बाग ही नहीं था। हाँ हाँ है ना यार लाला, आपको नहीं पता। वो चोरी पकड़ जाने के डर से अब सरसरी सा बोली, जबकि वहाज अब खाने से हाथ रोके सपाट नज़रों से अपनी लाडली बहन को दिख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? इसको खुद का घूरता देख कर वो हलक तर्क करते बोली, देख रहा हूँ कि अब तुम भी झूठ बोलने लगी हो मुझसे। लहजा उन्होंने सपाटा, झूठ नहीं, मना नहीं किया था वहां जाने से। वो अब कदरे गुस्से से बोला, जबकि दिलनशीन की शहद रंग आंखों में पल में नमी आई थी। वो गुस्सा नहीं करता था कभी भी, जब करता तो वो यूं ही डर जाती। देखो दिलनशीन, तुम्हें मैंने कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। अब जब मना कर रहा हूँ तो कोई वजह होगी ना। मैं नहीं चाहता तुम वहाँ सरदारों के इलाकों में जाओ भी तो हैदर खान की हवेली से खास कर फासले पर रहो। वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते और मैं तुम पर किसी गलत निगाह गुनाह नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसकी आंखों में नमी देख वो पल में नरम होता इसे समझाने लगा था। मैं अचानक ही चली गई थी, जाना नहीं था। वो सू करते हुए बोली, रोने के बाद चेहरा सुर्ख हो गया था। जब गलती हो जाए तो मान लेना चाहिए गुड़िया। यूं अगर तुम अब झूठ बोलने लगोगी तो कल को तुम्हारी आदत बन जाएगी। फिर तुम अभी पाक हो इन सब फरेबियों से। मैं नहीं चाहता कि तुम इस फरेबी दुनिया का भी कोई फरेब समझ में आए। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मासूमियत खोकर दुनियादारी सीख जाओ। तुम्हें मासूम ही रहना है मेरी गुड़िया। इस सब दुनियादारी, बनावटी, फरेबी, झूठी चीज़ों से तुम्हारा भाई निपट लेगा, समझ रही हो ना? वह अपने मखसूस लहजे में बोल रहा था। सॉरी लाला, मुझे लगा आप गुस्सा हो गई। वह आंसू पोंछते हुए बोली, मैं गुस्सा नहीं हो सकता तुम दोनों से। अब चलो खाना खाओ। मैं ये निहारी तुम्हारे लिए लाया था। मोहब्बत से उसका माथा चूमते इसने दोबारा खाने की तरफ मतवज्जा किया और खुद भी खाना खाने लगा। वो बज़ाहिर तो नॉर्मल दिख रहा था, मगर अंदर अजीब सा खौफ था। बेचैनी ने जन्म ले चुकी थी। पहले तो दिलनशीन ना सही जगह ना बनाई थी कि इसने कौन सा बाग देखा, और जो चीज़ मैं पहले फिर से पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है। पहले तो दिलनशीन ना सही जगह ना बताई थी कि इसने कौन सा बाग देखा और जो शख्स इसे मिला वो कौन था। मगर अब जो वो जान गया था कि वो कौन से बाग की बात कर रही है तो वो खौफ ज़दा हो गया। वो वहाँ के सभी मकीनों से वाकिफ था। वहाज खान तो था ही शहर, बाकी रह गए थे बिलाज खान और मोमिन खान। दोनों ही काफ़ी खतरनाक इंसान थे और वो नहीं चाहता था कि एक बहन किसी खतरे में पड़े। प्लेट से नज़र उठाकर साथ बैठकर इस खूबसूरत मासूम लड़की को देखा। दिल में खौफ कुछ और बढ़ गया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारा खूबसूरत होना तुम्हारा गुनाह बन जाए, क्योंकि गुनाहों की माफ़ी खुदा तो दे देता है मगर इंसान सज़ा दिए बगैर नहीं रह पाता। वो इसे देखते हुए सोच रहा था। आपको ये नावल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़े अल्फाज इसमें थोड़े थोड़े ना बहुत मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े थोड़े हैं, तो पढ़ने में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हो रही है। बट कोई ना, अभी तो नावल स्टार्ट हुआ है, देखते हैं इंशाल्लाह आगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।